इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की तिथि घोषित, 30 नवंबर को होंगे मतदान, 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। एसआईआर के दूसरे चरण पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दी प्रतिक्रिया, कहा मतदाता सूची के शुद्धिकरण को कोई नहीं रोक सकता। इंडिया गठबंधन पर भी बीजेपी नेता ने साधा निशाना। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर साधा निशाना, क्लाउड सीडिंग को लेकर बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल, कहा भगवान इंद्र करेंगे वर्षा, दिल्ली सरकार करेगी खर्चा। दिल्ली में छात्र पर एसिड अटैक का मामला निकला फर्जी, छात्र के पिता ने 3 युवकों को फंसाने के लिए रची थी साजिश, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली चुनाव आयोग ने 12 नगर पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी है, जहां अधिसूचना जारी होने और नामांकन शुरू होने की तिथि 3 नवंबर और मतदान की तिथि 30 नवंबर है तथा आपको बता दें कि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। दिल्ली में एसआईआर के दूसरे चरण पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संवैधानिक तरीके से हो रहे मतदाता सूची के शुद्धिकरण को कोई नहीं रोक सकता है। अगर इंडिया गठबंधन को लगता है कि आप संवैधानिक प्रक्रिया को हाईजैक कर सकते हैं तो यह आपकी गलतफहमी है। ये जो है वो किसी के हित में नहीं है, और आप जो है वो मतदाताओं में जो काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने में लगे हुए हैं। जो लोग भी मतदाताओं की इस मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण को लेकर के जो काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए लोग हैं, वो न तो मतदाताओं के हितैषी हैं, बल्कि शुद्ध रूप से जो वैध मतदाता हैं उनकी 100% इसमें सुरक्षा है। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एसआईआर की जो सियासी लिंचिंग के धंधे में लगे हुए हैं, तो वो लोग जो है वो हमेशा इस तरह के जो सुधार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के वो कारीगर बन गए हैं, और इस तरह की उनकी करतूतें जो है वो कॉमन है। सर, लेकिन चुनाव आयोग वोट चोरी की कोशिश कर रहा है और ये लोकतंत्र पर खतरा। देखो, कांग्रेस की स्थिति ये है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप लोकतंत्र के मामले में देखेंगे, संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के मामले में देखेंगे, तो उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की के साथ जो है वो विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है और उसकी लिंचिंग की है, उसके बाद ये जो है वो अभी भी हर सुधार पर जो है वो या तो सियासी वार करेंगे या सांप्रदायिक वार करेंगे। और इस तरह के सुधार पर जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूजन की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए देश में जो है वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये सफल होंगे नहीं। सर, दक्षिण भारतीय राज्य के मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल कर दी है। उनका कहना है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है और ये इसलिए अहम है क्योंकि तमिलनाडु में भी अगले साल चुनाव होने हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा 100% होनी चाहिए और होगी। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा हो रही है, और इन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो कोई पहली बार नहीं देश में हो रही है। और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अगर मतदाताओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसका जो है वो सियासी उसकी लिंचिंग होनी चाहिए। सर, लेकिन सरकार और वहाँ की पार्टी टीएमसी वो कह रही है कि अगर एक भी नाम डिलीट किया गया तो वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। देखो, ऐसा है, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत
मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होगा, उसके लिए कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और आपको लगता है कि आप गुंडागर्दी के जरिए, आप अराजकता के जरिए, आप उद्दंडता के जरिए इस जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको आप हाईजेक कर लेंगे, उस पर आप जो है वो किसी तरह का उसको बंधक बना पाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है, होगी। और जो मतदाता वैध है उनकी 100% सुरक्षा है, जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा होने दीजिए ना, आपको किस बात का डर है। सर, बिहार गठबंधन आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहा है। मैनिफेस्टो से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया है, क्या कहेंगे? देखो, ये कांग्रेस के या जो तेजस्वी जी का जो गठबंधन है, वो उस गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो चुका है। अब जिस गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो जाए तो उसमें जो है वो इस तरह की जो सामंती ठसक है और सुल्तानी कसक है वो सामने दिखाई पड़ेगी। अब इनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि अभी आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, अभी तो इन्होंने वोट चोरी का जो है वो विलाप किया है। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि वोट बैंक पर डाका पड़ गया, उसका वितंडा करेंगे। तो वोट चोरी का विलाप जो है वो चुनाव से पहले, और चुनाव में जब रिजल्ट आएगा और ये जनता इन्हें चारों खाने चित करेगी तो कहेंगे कि वोट बैंक का जो है वो पर डाका पड़ गया, उसका वितंडा करेंगे। सर, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक वादा किया, कई सारे वादों की फहरिस्त है, उसमें एक वादा जो उन्होंने किया कि वक्फ कानून को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। देखो, ऐसा है कि एक बात उनको समझ लेना चाहिए कि ये फाड़ो, चीरो, फेंको, इसके जो फन्ने खां लोग हैं उनके जो है वो दिन लग चुके हैं। अब फाड़ने, फेंकने, फूकने वाले फन्ने खाओं के दिन लग चुके हैं। वो दिन गए जब खलील खां फाकते उड़ाया करते थे। अब जो है वो जो संसद ने कानून बनाया है, वो कानून जो है वो लोगों की रक्षा के लिए है, और जो कानून तोड़ते हैं उनको जो है वो दफन करने के लिए है। इसलिए जो है वो इस तरह की गलतफहमी उनको पालनी नहीं चाहिए। जहाँ तक वक्फ का जो कानून है वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। हाँ, उसके साथ ही साथ जो लूट की लंपट लाबी है उसको जो इन लोगों ने लीगल छूट दे रखी थी, उस लीगल छूट पर नाकेबंदी और तालाबंदी हुई है, और ये जो है वो आम मुसलमानों के हित में है। आप कब तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे वक्फ के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पर? आप कभी उनके जो है वो वास्तविक हितों और वास्तविक मुद्दों पर बात ना करके आप उनको इसी चीज़ों में फंसाए रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप क्या तो ये कह रहा है कि वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और वो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी के ऐसा है कि ये फाड़ो, फेंको, फूको के जो ये फन्ने खां लोग हैं, ये सब जो है वो एक बार फिर मुसलमानों को जो है वो अपने वोट बैंक का जो है वो पंचिंग बैग बनाने में लगे हुए हैं। अब अपने वोट का जो पंचिंग बैग बनाने में ये लोग लगे हुए हैं, थोक में तो आप इनका जो है वोट लोगे और फुटकर में भी इनके विकास के बारे में बात नहीं करोगे, तो वो इसी तरह का वक्फ का वितंडा लेकर के घूमेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि गुरबाणी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुचरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज और गुरु साहिबान के पावन चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री
जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ याह्यागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई है। इस गुरुद्वारे के बारे में कई बार मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग इन परंपराओं को आगे इसी प्रकार से क्षुण्ण बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरु चरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरी सिख परंपरा के प्रति एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको शहीदी दिवस के कार्यक्रम के साथ इसी ऊर्जा के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वाहेगुरु जी का खालसा। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग पर कहा कि क्लाउड सीडिंग के नाम पर बहुत फर्जीबाजी हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दिवाली के अगले दिन बारिश करानी चाहिए थी, लेकिन बारिश नहीं करवाई गई। देखिए, ये कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि भगवान इंद्र करेंगे वर्षा और दिल्ली सरकार करेगी खर्चा। नेचुरल रेन कल से आप देख सकते हैं कि छठ पूजा के दिन हो रही थी, अलग अलग जगह हल्की हल्की बारिश हुई है।
तो इन्होंने कह दिया अब आज हम जो है नकली बारिश कराएंगे। अरे भाई जब असली हो रही है तो तुम नकली क्यों कराओगे? दिवाली के अगले दिन इन्हें करानी थी, तब इन्होंने कराई नहीं। बीच में इन्होंने एक दिन कह दिया कि हमने बुराड़ी के अंदर सक्सेसफुली करा दी, और बुराड़ी के 11 साल से रहे विधायक संजीव झा जी ने प्रेस वार्ता की कि बुराड़ी में तो कहीं बारिश हुई नहीं। ये कह रहे हैं कि हमने सक्सेसफुल जो है पायलट कर दिया, ट्रायल कर दिया। तो पूरा का पूरा जो है झूठ बोलते हैं। AQI मॉनिटर ये दिवाली की रात को बंद कर देते हैं, जनता के दबाव में खोलने पड़ते हैं तो ये उसके ऊपर बारिश कराते हैं, उसके ऊपर ट्रक से जो है ये लोग जो है पूरा का पूरा ड्रिजलिंग कराते हैं। ये लोग जो है स्मोक टावर के पास जो स्मोक गन होती है वो इस्तेमाल करते हैं। ये लोग यमुना का प्रदूषण ठीक नहीं कर पाते हैं तो नकली यमुना बना देते हैं। तो इन लोगों के फर्जीवाड़ा की कोई जो है लिमिट नहीं है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यही जानते हैं। दिल्ली में छात्र के ऊपर एसिड अटैक मामला पूरी तरह से फर्जी निकला है। लड़की के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि 3 लड़कों को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी, लेकिन घटना के समय आरोपी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद हमने लड़की के पिता को यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही एसिड अटैक की सूचना मिली, हमने FIR दर्ज की और उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि गंभीर मामला लेते हुए कि छात्रा के ऊपर हुआ और महिला सुरक्षा के प्रति दिल्ली पुलिस हमेशा सजग रहती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ विरोधाभास नजर आने लगे। तो हमने और गहनता से उसकी अन्वेषण किया और पता चला कि काफी हद तक वो कहानी झूठी है और जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो मौके पे थे ही नहीं। हमने उनको अच्छे से खंगाला, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, CCTV फुटेज देखा, जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए, और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहां पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया गया। बल्कि केस की जो कंप्लेंट थी उसमें 3 लोगों के नाम थे, एक तो इस महिला के पति का और 2 और लोग जो छात्रा के दूर की रिश्तेदारी में भी है। उन रिश्तेदारों के साथ इनका केस चल रहा है मंगोलपुरी में, एक प्लॉट का झगड़ा, और उस प्लॉट के झगड़े में एक औरत जो कि एक मालिकाना हक था उसका, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये लोग उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे। उस औरत पे इन लोगों ने एसिड फेंका था, जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल, और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना और उन लड़कों का जो बाकी 2 लड़के थे कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक तीर से 2 शिकार करने की इन्होंने कोशिश की कि दोनों केस सेटल हो जाएंगे और इन दोनों को इसमें आरोपित बना देंगे, उधर उन लड़कों को और इधर इनको, तो हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देता है। जब उसको बारीकी से हमने देखा तो सारी कहानी हमें झूठी नजर आई। सर, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है? किसने ये पूरी प्लानिंग रची थी? क्योंकि इसमें लड़की भी शामिल होगी, बेटी भी शामिल है, या पिता जो मास्टरमाइंड तो छात्रा का जो पिता है अकील खान ही है, उसके साथ उसका भाई, एक इसका बेटा और कुछ और रिश्तेदार हैं जो उस केस में, मंगोलपुरी वाले केस में, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, एग्जैक्ट रोल आज हम इसको वेरीफाई करके और फिर कोर्ट को बता देंगे। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है कि ताकि? अभी हमने गिरफ्तारी तो अकील खान की है उस केस में जिसमें उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। उसके बाद अब जितनी कहानी परत निकलेगी, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है, जब हम
ऑलरेडी एक केस दर्ज है, तो उसको हम पहले क्लोजर करते हैं, फिर उसकी झूठी FIR कराने के आरोप में और इस कॉन्स्पिरेसी के आरोप में फिर एक अलग मामला दर्ज होके बाकी सबके खिलाफ एक्शन हो। तो बेटी के खिलाफ जिसने ये एसिड वाली जो कहानी थी, वो क्या किया था उसने, अपने हाथों में जो चोट लगी थी उसके बारे में? हाँ, वो खुद ही ये लोग अपने घर से टॉयलेट क्लीनर या इस तरह का कुछ लेके आए थे, जिसकी अभी जांच चल रही है। और ये भाई के स्कूटी पे आई थी और भाई ने कॉलेज से कुछ दूर इसको उतार दिया और फिर वहां पे इसका पिता पहले से आया हुआ था और इन लोगों ने खुद ही उसको हाथों पे लगा के इस तरह की साजिश लगी जैसे, और नाम लिया कि एक बाइक पे 3 लोग आए जिनका पहले मैंने जिक्र किया था और उन पे आरोप लगाए, जबकि वो 3 लोग वहां पे थे ही नहीं मौजूद। तो ये सारा षड्यंत्र इनके परिवार का ही रचा हुआ था। तब इन तीनों को क्लीन चिट दे दी गई जो जिसके ऊपर इन्होंने आरोप? हाँ, देखिए, इनका वहां पे ना तो इनकी मौजूदगी है, ना इनका कोई जो ये बातें थी कि स्टॉकिंग करता था, कहीं कुछ नहीं है। ये जो आदमी है जिसका नाम लिया गया था, बल्कि इसकी जो पत्नी थी उसका भी शोषण कर रहे थे ये लोग। तो ये तो डबल जेपार्डी थी इनके साथ कि एक तो इनकी पत्नी का शोषण किया और ऊपर से फिर इनको इसमें आरोपित बना दिया। तो एक निर्दोष आदमी को, अच्छा हुआ हमने बहुत जल्दी जांच करके, नहीं कई बार क्या होता है हड़बड़ी में पुलिस उसको, हाँ, कि पुलिस उसको अरेस्ट करो, लेकिन वो बेचारा बार बार बोल रहा था कि मैं तो था ही नहीं, मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे। तो हमने कहा भाई रुको, इसको अरेस्ट मत करो, आप पहले इसका जो वर्जन है इसकी पूरी जांच हो, और जांच की तो फिर सारी परतें खुल के आ। तो अभी इस लड़की के खिलाफ भी का एक्शन होगा क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ, अभी उसका इलाज हो जाने दो। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।